धन्यवाद, आपने कार्यक्रम किया। धन्यवाद इसलिए कि आपने इतने महान विभूतियों को साक्षात्कार कराया मुझसे, और मैं हिंदी में ही बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सारे करें हिंदी में। स्पीकर से मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि मुझको परमिशन दी जाए कि मैं अपने भाव को, अगर भाव को व्यक्त करना है, लेक्चर देना है, तब तो अंग्रेजी में दिया जा सकता है, और 30 साल 35 साल से लगातार यही कर रहा हूँ। पर भाव को अगर स्पर्शित करना है, भाव को अपने बताना है, तो उसके लिए हिंदी का ही मैं प्रयोग करूंगा, और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा और अनुमति भी बिल्कुल चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई क्षमा नहीं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, कोई क्षमा नहीं सर, स्वागत है। मैं इतनी देर से मैं सबको सुन रहा था, और मुझे लगा कि मैं एक विद्यार्थी की तरह यहाँ बैठा हूँ, और सभी मनीषियों से, और मैं तो कहूँगा कि मेरे गुरुजन है ये सब, जिन्होंने इतने इतने ज्ञान की बातें मुझको बताई। और लगा कि शिक्षा में ऐसे गुरुओं का होना आवश्यक है, जो मन वचन कर्म से सब एक हों, जिनकी वाणी में वही हो जो उनके कर्म में है। ऐसे गुरुओं का साक्षात्कार करा के आपने मुझको धन्य कर दिया। मैं आप सभी गुरुओं को फिर से प्रणाम करता हूँ, जो इसमें जिन्होंने हम सबको उद्बोधन दिया, हम सबको मार्ग दिखाया। मैं उन सबको फिर से प्रणाम करता हूँ, चाहे हमारे श्रेष्ठ, हमारे अग्रज प्रोफेसर राठौर साहब हों, चाहे कुमार सुरेश जी हों, चाहे सत्य सौरभ जी हों, चाहे शास्त्री जी हों। आशीष जी को सुनने का अवसर नहीं मिल पाया, पर आरती जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जैसे राठौर साहब ने कहा कि आज 15-20 दिन से लगातार विभिन्न विश्वविद्यालयों में तमाम स्तरों पर चर्चा हो रही है, और सबने लगभग, मुझे लगता है 100% लोगों ने इसका स्वागत किया है। इतनी विशेष संरचना के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है, इतने गहन अध्ययन के बाद, इतने लोगों की सहभागिता के बाद, कि इसमें स्थितियां या अपने मतभेद होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि इतने इतने लोगों के समाहित विचारों को अगर समग्रता के साथ रखने का प्रावधान हुआ है, तो संभवतः ये एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य रहा। और इसके लिए उस टीम के जो लोग इन्होंने बनाया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। अपने भारत सरकार को, अपने शिक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई हम सब की तरफ से। ये बहुत प्रशिक्षित एक नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है, जिसकी कि बहुत दिनों से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। अब इसके बहुत से विचारों को जो लाए गए, उसमें हम सबको थोड़ा सा विचार करते हुए ये देखना चाहिए कि हमारी प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी और आज के बीच का जो तारतम्य है, वो कैसे है। अगर आप प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में देखें, तो पहले हमें लगता है कि आश्रम की व्यवस्थाएं थी। गुरु के सानिध्य में, चाहे वो राजा का लड़का हो, चाहे एक गरीब परिवार का लड़का हो, कोई भी जो शिक्षा ग्रहण करता था वो गुरु के आश्रम में जाता था। गुरु ही माता पिता होते थे, गुरु माता भी वो गुरु माता के ही रूप में देखा जाता था। साथ में रहना, साथ में भोजन करना, सभी विषयों का अध्ययन होना, ये सारे विषय जितने भी रहते थे, 10-12 साल की जो एक अवधि होती थी, उन सभी उस अवधि में उनकी पूरी शिक्षा होती थी, और पूर्ण रूप से वो शिक्षा जब ग्रहण कर लेते थे, तभी उनको आश्रम से बाहर अपने माता पिता भी लेने की अनुमति होती थी, या उनको जाने की अनुमति होती थी। ऐसे ही और फिर कालांतर में भी शिक्षा का जो गुरुकुल से विद्यापीठ की तरफ बढ़ा। अगर थोड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ जाए, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो हमारी नगरीय व्यवस्था थी, उसमें विश्वविद्यालयों का कंसेप्ट आया। तक्षशिला, नालंदा, इस तरह के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, जहाँ पे
हजार पूरे विश्व से लोग आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी लोग जानते हैं कि कितने दिनों तक वो चलता रहा, कितनी कैसे हॉस्टल की व्यवस्था थी, किस तरह से वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था थी। ये सारे विषयों के बारे में आप सब जानते हैं और सब भली वाली परिचित हैं। जब मैं ये सारे विषयों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी समृद्धशाली हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, और अगर डाटा के अनुरूप में देखें तो मुझे लगता है कि माननीय धर्मपाल जी की एक पुस्तक है, इसको द ब्यूटीफुल ट्री, उसके मुझे जो याद आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि अंग्रेजों से आने के पहले जो हमारी साक्षरता थी वो लगभग 90 से 95% ऐसा मुझे ध्यान में आता है। पर जब अंग्रेजों को लगा कि मैं भारतवर्ष को ऐसे अपने कब्जे में नहीं रख सकता, इसके मूल में क्या है, तो उनको समझ में आया कि इसके मूल में संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था भारतीय संस्कृति के आधार पर जो गढ़ी गई है, उसके मूल में ये शिक्षा व्यवस्था है। और इस शिक्षा व्यवस्था को बिना डिस्टर्ब किए, बिना उसमें उसको चेंज किए, हम इस पे अपने इस भारतवर्ष पे बहुत लंबे समय तक राज्य नहीं कर सकते। और इसलिए लॉर्ड मैकाले जो आए, उन्होंने एक शिक्षा पद्धति लाई 1835 में, और 1820 में 1820 में 36% हमारी लिटरेसी रेट थी। मगर 1835 में जब ये शिक्षा पद्धति के चेंज हुई हमारी, और 1906 में तक जो 36 से 6% पे आ गए। अंग्रेजों से पहले हम 90 से पहले परसेंट के आसपास थे। उसके बाद उनके कुछ दिनों के शासन के बाद 1820 के 17वीं शताब्दी के पूर्वांग में 36% थे, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जब हम पहुंच गए तो 6% पे रह गए। और फिर उसके बाद हमारे 1947 के आसपास करीब 14% की साक्षरता रही। अब इस तरह की जो हमारे उतार चढ़ाव दिखाई पड़े, इसके मूल में क्या था, इसके बारे में हमारे बहुत से मनीषियों ने अभी बात की। मुझे भी लगता है कि इस विषय पे हम सबको विचार करना चाहिए, और यही विचार हमारे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत से विषयों को एड्रेस करते हुए रखी गई है। अभी जैसे भगवान राम के बारे में विचार करें तो उनके चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में हुई। वशिष्ठ मुनि के आश्रम से निकलते हैं, अयोध्या जाते हैं, फिर वहां से फिर उनको विश्वामित्र जी लेके चले जाते हैं। अब इसके पीछे विश्वामित्र जी लेके समाज के उत्थान के लिए फिर उनको लेके जाते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, उस शिक्षा का समाज में उपयोग कैसे हो सके, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे हो सके, इसके लिए विश्वामित्र जी उनको साथ में ले गए, समाज का दर्शन कराए, समाज में विसंगतियों के बारे में उनको परिचित कराया, किस तरह की दिक्कतें हैं उसे रूबरू कराया, और फिर उस शिक्षा का कैसे उपयोग हो इन सब विसंगतियों को दूर करने में, उसके लिए उनको मार्गदर्शन दिया और उनको राह दिखाई कि जो शिक्षा तुमने ग्रहण किया है उसका कैसे समाज के हित के लिए उपयोग हो सकता है। ये लगता है इसी तरह की समन्वय वाली स्थिति जिसमें कि हम जो शिक्षा ग्रहण करें उसका एक्चुअल स्वरूप समाज में दिखाई पड़े, ऐसा भाव ही इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुझे लगता है कि करने का अवसर हम सबों को आगे प्राप्त होगा। ये जो अभी हमारे सौरभ जी ने भी बताया और शास्त्री जी ने भी बताया, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, ये सब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मातृभाषा में बात करने की जो एक परिकल्पना दी गई है,
मातृभाषा में जो एक पढ़ाई करने की परिकल्पना हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है, इसके पीछे यही है कि हम अपने भावों के साथ कैसे तारतम्य बना सकें, कैसे अपने आप को कनेक्ट कर सकें उन संवेदनशीलताओं से, उन संवेदन जो जो हमारी आस-पास की और जो हमारे नेचर से और जो हमारे जो जिसकी आप बोल सकते हैं कि हमारे वातावरण के साथ जो सामंजस्य स्थापित करने में जो सहजता आती है, वो मातृभाषा की तहत ही आती है। और उसी दृष्टि से ये सारे भाव वहाँ पे, ये सारे प्रावधान वहाँ पे दिए गए हैं और ये मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय प्रावधान है और सराहनीय बातें हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डाली गई हैं। अभी बहुत से बातों पे चर्चा किया शास्त्री जी ने भी और सौरभ जी ने भी। बात कैसे विचार तो बहुत अच्छे होते हैं, सब जगह पर बहुत से विचारों को रखे जाते हैं, पर इनको कैसे व्यक्ति के अंदर उतारा जाए, इस पे थोड़ा हम सबको विचार करना पड़ेगा। अब जैसे हम जब चर्चा करते हैं प्राचीन में, तो आप देखेंगे कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शास्त्र और शस्त्र और अनुशासन ये तीनों चीज़ों का समन्वय था। इस तीनों चीज़ों के बीच समन्वय से ही व्यक्ति के जो शिक्षा थी, वो पूरी पूर्ण मानी जाती थी। और उसी दृष्टि से क्या हम सब भी ये जो आगे की जो शिक्षा प्रणाली आने वाली है हमारे सामने, उसमें क्या ये तीनों का समन्वय है? जैसे सौरभ जी ने कहा कि सत्यता पे जोर होना चाहिए, सत्य बोलने पे बात होनी चाहिए। शास्त्री जी ने भी इन्हीं कमोवेश इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया। पर जो ह्यूमन नेचर है हमारा, जैसे ही आप एक वातावरण से दूसरे वातावरण में निकलते हैं, तुरंत हम दूसरे तरफ जैसे ही आप जाइए शमशान घाट पे तो आपके विचार बदल जाते हैं और जैसे ही आप शमशान घाट से वापस आइए फिर वही सांसारिक उस उसमें आप फिर से लीन हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई सतत प्रयास होना चाहिए जिसमें कि ये सारे विषय जो हैं प्रतिदिन के अभ्यास में हो और उससे एक संस्कार का निर्माण हो, वैसा विचार हम सबको रखना होगा। वैसे विचारों को कैसे हम इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे हम सबको विचार करना होगा। क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे सबसे शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे अगर हमारे जो 5 शरीर हैं, योग की दृष्टि से उन पे बात करें तो जो सबसे जो हमको डिट्रैक्ट करता है, जो हमको अपने ये सारे सच्चरित बातों से हमको अलग हटाता है, उसमें काम, क्रोध, मद, मोह और अहंकार है। और इसके इन पाँचों के प्रभाव में हम स्वतः आ जाते हैं। इनसे उभरने का क्या क्रम होना चाहिए? कैसे होना चाहिए इससे? क्योंकि बातें हम करते रहेंगे, लेक्चर सुनाते रहते हैं और वो लेक्चर तो सुनने में अच्छा होता है, पर ग्रहण करने की क्षमता अगर ये पाँचों हैं हमारे पास, तो ये ग्रहण करने की क्षमता जितनी बातें सौरभ जी ने कही, जितनी बातें शास्त्री जी ने कही, इसको जो अपने में उतारने की जो प्रवृत्ति है, उसको कैसे और शार्प करें, उसको कैसे और हम अ, अच्छा बना सकें, जिससे कि ये सारे जो हमारे अगर ये पाँचों चीज़ हमारी बनी हुई है, तो इसी दृष्टि से हमको शिक्षा की बातें कुछ भी करेंगे, तो उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते। जैसे शास्त्री जी ने कहा कि टीचर को रोल मॉडल की तरह होना चाहिए। अब रोल मॉडल के लिए कौन-कौन से गुण होने चाहिए? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, मिद्री, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम, धर्म लक्षणम। अब ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, ये किसी कम से कम एक गुरु और टीचर में होने का हम सब विचार कर सकते हैं। और इनको लाने के लिए सतत तपस्या और विचार हमको अपने को ढालना पड़ेगा उस वातावरण में जिससे कि ये सारे गुण हमारे अंदर आए। और इन्हीं गुणों के आधार पे ही
हम जब भी बात करेंगे तभी एक रोल मॉडल के रूप में हम आ सकते हैं। और शिक्षा का उद्देश्य भी आप सब जानते हैं क्या होना चाहिए। विद्या दत्तादि विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तो सुखम। अब विद्या अगर हमको लेना है तो उसके साथ कैसी होनी चाहिए, विनय जरूर होना चाहिए। और पात्रता तो अपने विद्या के साथ पात्रता भी आ जाती है, और पात्रता का के साथ धन आता है, और धन का उपयोग कैसे करना है। धन के उपयोग धर्म के काम में हो और धर्म के दृष्टि से हो, तब उसका सुख मिल सकता है, ऐसी परिकल्पना है। तो विद्या के साथ जो जो गुण आने चाहिए टीचिंग के साथ, या जो हमारा जो व्यवहार है, जो हम शिक्षा के माध्यम से देना चाहते हैं, उनमें मूल में यही होना चाहिए। और इस सब के मूल में जो हमारी संस्कृति है उसका पोषण होना चाहिए। उस पोषण में सबसे बड़ा विषय यह है कि वसुदेव वसुदेव कुटुंबकम का भाव, एकत्र से समत्व का बोध। अभी शास्त्री जी ने भी बताया, वैश्य से समष्टि की दृष्टि, और उससे आगे सृष्टि और परमेष्टि की का बोध। ये जो चार चीजें हैं, ये हमारे संस्कृति का मूल है। उसमें और जब हम जाते हैं तो सर्वे संत निरामया का कंसेप्ट है, और ये चारों विषयों को जब हम लेके बढ़ते हैं तभी हम अपनी संस्कृति के बारे में विचार करते हुए दूसरों को भी उसका लाभ दे सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संस्कृति का जो हमारा मूल है उसको प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन होना है, और स्वयं के परिवर्तन में उसका पहला जो दायित्व है वो हमारे टीचर का है। अगर स्वयं में परिवर्तन होगा तभी हम शिक्षा को सही दिशा दे सकते हैं। कोई भी शिक्षा का दृष्टि, किसी भी विषय को प्रतिपादित करने की जो दृष्टि है, उसमें परिवर्तन तभी होगा जब हम अपने अंदर परिवर्तन करें। और अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए कौन से माध्यमों का उपयोग करना चाहिए, कैसे अपने अंदर परिवर्तन हो। सुनते हैं, सुनने से, श्रवण से बहुत फायदा होता है, श्रवण से ज्ञान बढ़ता है। आचरण में तो आचरण में चेंज होने की भी संभावना बनी रहती है। पर ये सतत प्रक्रिया में बदल जाए, तपश्चर्या में बदल जाए, इसके लिए क्या करना होगा। और इसमें मुझे लगता है कि अंत में शास्त्री जी ने एक भाव रखा जो योग का भाव है। मुझे लगता है कि योग के विषय में हम सबको ज्यादा ही सचेत होना पड़ेगा, और उसको प्रतिपादित करने के लिए हमारा पूरा विश्व इससे इसको ग्रहण कर रहा है। हम सबको भी अपने विश्वविद्यालय से लेके स्कूली शिक्षा में बचपन से ही, घर में से ही ये एक हमारे दैनिक जीवन का अंग बने, तभी इसमें हम जो काम क्रोध मद मोह है, ये अहंकार है, इससे हम ऊपर उठ पाएंगे। और जब इससे हम ऊपर उठेंगे तभी हम एक रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमारे अंदर सच्चरित्र कैरेक्टर है। और जो उसके साथ साथ और भी जो सच्चरित्र जो आपके लिए आवश्यक चीजें हैं, जैसे संवेदनशीलता है, कैसे आएगी हमें, तो आपका स्वयं के अंदर परिवर्तन होगा तभी संवेदनशीलता आ सकती है। दूसरों के प्रति आप कैसे अपने आप को सेवा भावी बना सकते हैं, उसका भाव होना चाहिए। उस भाव को लाने के लिए स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है। तो इसलिए शिक्षा को जो देने वाला है उसका भी स्वयं परिवर्तन, और जो शिक्षा ग्रहण करने वाला है उसका भी अल्टीमेटली परिवर्तन हो, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मूल तत्व है। और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए हम सबको विचार करना पड़ेगा। इस पे हम सबको अपने जो भी कार्यक्रम हो उसको कैसे निर्धारित करें, इसको लाना पड़ेगा। और कभी भी मुझे लगता है कि स्कूली शिक्षा और जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, दोनों को आपस में जुड़ा होना चाहिए। दोनों को अगर विश्वविद्यालय के स्तर पे भी स्कूली शिक्षा का ध्यान हो और वहाँ पे कैसे हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो कनेक्टिविटी जो आप नर्चर करेंगे स्कूल से लेके, वही विश्वविद्यालय के स्तर पे आते आते प्रगाढ़ होता जाएगा। और फिर आपको
उस स्तर पे आके ज्यादा इन सारी चीजों पर विचार नहीं करना पड़ेगा, जिसमें कि आप ये आप कह सकते हैं कि चरित्र और संवेदनशीलता, करेक्टर, अनुशासन, ये सारी चीजें बचपन से ही अगर आ जाएं और फिर वो विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश करते ही आपके पास ये सारे गुण हों, तो मुझे लगता है कि जो स्किल डेवलपमेंट और जब पे विचार करते हैं तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, प्रखरता आएगी। अभी जैसे मैं कभी-कभी विचार करता हूँ, तो मुझे लगता है साइंस का स्टूडेंट होने के नाते सोचता हूँ कि इनोवेशंस के बारे में अगर चर्चा करें या कोई नए विषयों के बारे में जो प्रतिपादित हुए हैं, जितना हमारा स्वतंत्रता के पहले था, जो महापुरुष पैदा हुए साइंटिस्ट के रूप में भी, जिस तरह के उनको अवार्ड मिले, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए, कम सुविधाएं होते हुए भी ये सब प्राप्त हुए हम। आज हम बहुत सुविधाएं हैं, हमारे लैब्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन नहीं कर पा रहे। कभी इसके पीछे कभी-कभी विचार करिए, सोचता हूँ तो क्या कारण हो सकते हैं? इतने सारे सुविधाओं के बावजूद भी हम ये मौलिक परिवर्तन करने में, मौलिकता में कमी क्यों आ रही? इसके पीछे यही है, मुझे लगता है, क्योंकि जब भी आप वैसे महान वैज्ञानिकों के बारे में चिंतन करिए, उनके पृष्ठभूमि में जाइए, उनके जीवन को पढ़िए, उनके उनको जितना गहराई से नापने का प्रयास करिए, तो लगता है कि वो कितने महापुरुष थे, किन-किन गुणों से संपन्न थे। ऐसे गुणों से संपन्न थे जिनके कारण उनके अंदर जो सृजन क्षमता थी, जो मौलिकता का प्रभाव था, वो खुल के आता था। जब आप अपने अंदर उतरेंगे और अपने अंदर उतरने के बाद ही ये मौलिकता का प्रवाह बना रहेगा, सृजनता की जो क्षमता है वो और विकसित होगी। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की तरफ ज़्यादा हैं, अपने अंदर कम है, और इसी दृष्टि से सारी सुविधाएँ होने के बाद भी आज विश्व के पटल पर हम उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, इनोवेशन और इंक्यूबेशन के क्षेत्र में। तो ये विषयों को कैसे हम विश्वविद्यालय स्तर पे भी इसको कैसे प्रतिपादित करें? कोई ऐसे हमारे शिक्षा के जो हमारा मॉडल है, उसमें कहीं न कहीं ये विषय आने चाहिए, जिसमें प्रतिदिन जो हमारा दिनचर्या है, हमारे उस दिनचर्या को कैसे हम ठीक करें। मुझे एक वाकया आपसे शेयर करने में मैं अध्यापक हूँ और अध्यापक के रूप में इस बात को मैं शेयर करना चाहूँगा। कभी-कभी मैं आईआईटी बीएचयू में पढ़ाता था, मुझे मेरा क्लास कभी-कभी 11 से 12 होता था और 2-3 विद्यार्थी ऐसे थे जो 12 बजे आते थे, 11:30 के आसपास क्लास में आते हैं, वो भी हाफ पैंट पहन के और लगा जैसे सो के उठ के आ रहे हैं। मुझे लगता था ऐसा क्यों है भाई, क्यों ऐसा करते हो? बाद में उनको मैं कक्षा में अनुमति ज़रूर देता था, आके बैठो। फिर उनसे मैं बात करता था कि क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा विषय है कि ये इतनी देर में सो के उठते हैं और आते हैं? जब मैं जाना शुरू किया, तो मुझे बहुत से उनके अंदर पता लगा कि किस-किस तनाव में और कैसे-कैसे वो रह रहे हैं। फिर जब मैंने कहा कि अब कैसे इसमें सुधार हो, इसके बारे में मुझे स्वयं में स्वयं अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी इनके अंदर सुधार हो सकता है। और उस परिवर्तन में मैंने प्रयास किया कि इनको कैसे मैं सुबह उठाऊँ, और उसके लिए मैं स्वयं 4:30 बजे उठता था और उठने के तुरंत बाद ही मैं उन विद्यार्थियों को जगाने का प्रयास करता था। उनको अलार्म लगा के उनको रात में सोने से पहले मैं बोलता था कि आप सो रहे हो, उसके पहले अलार्म लगाओ 4:30-5 बजे का। मुझे पता था कि वो उठेंगे नहीं, फिर भी मैं उनको कहता था अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखना है। मैं उनको जगाता था, उठ तो जाते थे। कई दिन के प्रयास के बाद ऐसा लगा कि वो 5 बजे उठना शुरू किए, दौड़ना शुरू किए, योग और प्राणायाम करना शुरू किए, और आज जो एकदम डिप्रेशन और बहुत से गलत आदतों के शिकार थे, आज उनमें विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ता है और आज एक बहुत अच्छी-अच्छी जगह पर अपने आप को प्रतिस्थापित किए हुए हैं। इस तरह के भावों में, इस तरह के विद्यार्थियों में परिवर्तन कैसे आवे, इस पे विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमको विश्वविद्यालय स्तर पे भी इस तरह के जो कार्यक्रम मॉड्यूल हैं, जिसमें कि विद्यार्थियों की दिनचर्या के विषय में भी चर्चा हो,
स्कूल स्तर से अगर ये चलता रहेगा तो शायद कम मेहनत हमको करनी पड़े विश्वविद्यालय स्तर पर, मगर विश्वविद्यालय स्तर पे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां भी इस नियमों का पालन हो, और तभी हम जब दिनचर्या और इस पे विचार करेंगे, तभी हम उस आशय को पकड़ सकेंगे जिसके लिए हम ये सारे परिवर्तन कर रहे हैं, और तभी ये एक्चुअल दृष्टि से हम उस पे लागू कर सकेंगे। ये सारी, मुझे लगता है ये सारे जो विचार मैंने आपके रखे हैं, आप सबने भी इन्हीं विचारों को रखा है। जैसे एक मैं बीएचयू से संबंधित हूँ, तो वहाँ पे अभी भटनागर अवार्ड जो दिया जाता है, एस एस भटनागर साहब के नाम पे दिया जाता है। जितने अच्छे वो साइंटिस्ट थे, उतने ही अच्छे वो कवि भी थे, और उनके ही सृजन किया हुआ हमारा कुल गीत है। इस तरह के जो कला और संस्कृति और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और इस तरह की जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह की एक अवधारणा है जहाँ के विद्यार्थी हर तरह की शिक्षा ग्रहण कर सके। हम सब भी कोशिश करते थे कि जितना हो सके संगीत के क्षेत्र में जा सकें, अपनी मूल पढ़ाई करते हुए, ऐसा अवसर हमारे वहाँ उपलब्ध था। ऐसे ही अगर हम भाषा विज्ञान में जाना चाहें, किसी भाषा को सीखना चाहें, ऐसे अवसर उपलब्ध है। मुझे लगता है इस तरह के अवसरों का जो प्रावधान ये नई शिक्षा नीति में आई है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे समग्रता का विकास होगा, और इससे जो विद्यार्थी निकलेंगे वो समग्र विद्यार्थी के रूप में दिखाई पड़ेंगे। और इसीलिए मैं कभी-कभी कहता हूँ कि मालवीय जी की जो संरचना है, जो मालवीय जी की जो परिकल्पना है एजुकेशन के बारे में, वो शायद एक मॉडल के रूप में दिखी जा सकती है। उन्होंने एक विद्यालय स्तर से और विश्वविद्यालय स्तर की जो सबसे ऊंची शिक्षा हो सकती है, उसके बारे में विचार किया। ऐसा ही नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया, और उसमें इस इंजीनियरिंग कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसमें कैसे प्रैक्टिकलिटी आ सके, उसका उसका प्रैक्टिकल अनुभव कैसे हो सके बच्चों को, इसके लिए वहाँ पे उन्होंने प्रावधान रखे। वहीं पे पंखे बनते थे, वहीं पर पावर जनरेशन होता था, वहीं पर इंक बनती थी, वहीं पर सिरेमिक्स बनते थे, जितने कपलेट्स बनते थे, और मैं जिस डिपार्टमेंट से संबंध रखता हूँ, वहाँ पे दवाओं का भी निर्माण होता था और वहाँ के लोगों को बताया जाता था। इस तरह की जो प्रयोगात्मक शिक्षा थी, जिसमें सिद्धांतिक और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों विषयों का जो समावेश था, ऐसी शिक्षा का प्रावधान अगर हो, मुझे लगता है कि वो एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी उपयोगिता ज़्यादा अच्छी होगी। उस रोल मॉडल को लेते हुए शायद ऐसे प्रावधान हमारे इसमें हैं। और कोई भी शिक्षा आपने ग्रहण की, जो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का जो प्रावधान है, उसके साथ जो एकेडमिक जो क्रेडिट बैलेंस बैंक है, एकेडमिक बैंक जो क्रेडिट्स को आपको संभाल कर रखता है, ऐसे विषयों के बारे में जो नए-नए प्रावधान आए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसको आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को कोई न कोई ऐसे माध्यम निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत से विचार आ चुके हैं। मैं ज़्यादा अपने इस विषय पे और कुछ नहीं बोलना चाहता।